हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की वो कहानियां जिन्हें या तो छुपा दिया गया या फिर वक्त के साथ भुला दिया गया। आज हम लेकर आए हैं शकास पर हमारी ऑनगोइंग सीरीज का पार्ट 4, कब और कैसे शक भारत के शासक बने। लेकिन अगर आपने पार्ट 3 मिस कर दिया है तो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने पूछा था, क्या शकास सिर्फ इन्वेडर्स थे या अपने समय के मजबूर रेफ्यूजीज। सेंट्रल एशिया की भीषण सूखा, हैन एम्पायर का दबाव और साउथ की फर्टल जमीन की तलाश, ये सब मिलकर उन्हें इंडिया की तरफ लाए। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये था कि मॉडर्न डीएनए एविडेंस और जातीय स्टडीज ये इशारा करती हैं कि शकास शायद हमारे ही जेनेटिक कजिन्स थे, राजपूत और जैट कम्युनिटीज के एंसेस्टर्स। अब सवाल ये है, जब वो यहां आ गए तो क्या वो बस गए या उन्होंने राज किया? क्या उन्होंने किसी राजा की तरह पूरे भारत पर धावा बोला या फिर स्टेप बाय स्टेप सत्ता संभाली? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज एपिसोड। अब सवाल ये उठता है, शकास इंडिया कब आए? मतलब कोई वेग अनुमान नहीं, एक ठोस टाइमलाइन चाहिए ना। तो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पहली बार शकाओं का ऑर्गेनाइज्ड इन्वेजन इंडिया में करीब 176 BCE के आसपास हुआ था। ये कोई अचानक उठकर आ गया हमला नहीं था। इसके पीछे सालों की भूख, संघर्ष और डिस्प्लेसमेंट की कहानी छुपी थी। दरअसल उस वक्त एक डोमिनो इफेक्ट चल रहा था। पहले यूएजी ट्राइब्स को श्योंगनू ने धक्का दिया, फिर यूएजी ने साकस यानी शकाओं को सेंट्रल एशिया से बाहर निकाल दिया, और इसी प्रेशर चेन के चलते शकास धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसकते गए और आखिर में उनके कदम भारत की सरहदों तक आ पहुंचे। 176 BCE के आसपास शकाओं का पहला रिकॉर्डेड क्लैश हुआ इंडो ग्रीक टेरिटोरीज से, जो उस वक्त भारत के नॉर्थ वेस्ट में फैले हुए थे। अब यहाँ हमें एक और नाम जानना जरूरी है, डिमीट्रियस वाइन, जो इंडो ग्रीक एम्पायर का राजा था। शकास ने इस एम्पायर की कमजोरियों को पहचान लिया था, फ्रैगमेंटेड रूल, अंदरूनी संघर्ष और कमजोर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन। बस यहीं से उन्होंने अपने इन्वेजन की शुरुआत की। लेकिन ये इन्वेजन कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि डेकेड्स तक चलने वाला एक ग्रेजुअल पावर शिफ्ट था। शकास छोटे छोटे टुकड़ों में आए, गुटों में बंटे हुए, कोई सिंध में उतरा, कोई पंजाब में। कुछ ने बैक्ट्रिया से होकर नॉर्दर्न इंडिया की ओर एंट्री ली और धीरे धीरे लोकल रूलर्स को पीछे धकेलते गए। उनकी स्ट्रैटेजी एकदम अलग थी, सीधा खुला युद्ध नहीं, बल्कि गेरिला स्टाइल एडवांसमेंट, क्विक रेड्स और फिर छोटे छोटे सेटलमेंट्स। और हर जगह वो अपनी पहचान छोड़ते गए, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिलते हैं। इसी 176 BCE से अगले 100 सालों तक शकास ने सिर्फ लड़ाइयां नहीं लड़ी, बल्कि धीरे धीरे अपनी रूट्स भारत में जमानी शुरू की। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब जो होने वाला था वो था शकाओं का पॉलिटिकल राइज, यानी हाउ दे बिल्ट रियल पावर इन इंडियन सॉइल। शकास की इंडिया में एंट्री हो चुकी थी, रेड से लेकर सेटलमेंट्स तक का सफर वो तय कर चुके थे। लेकिन अब उन्हें सिर्फ जमीन नहीं चाहिए थी, उन्हें शासन चाहिए था। और तभी इतिहास के पन्नों में आता है एक नाम, माओइस, जिसे भारतीय स्रोतों में मोगा भी कहा गया। लगभग 85 BCE, यानी आज से 2100 साल पहले, माओस वो पहला शक शासक था जिसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अपनी पॉलिटिकल पावर स्थापित की। अब जरा सोचिए, एक आउटसाइडर ट्राइब का आदमी भारत की उस जमीन पर राजा बन बैठता है जहां पहले इंडो ग्रीक रूलर्स का बोलबाला था। हाँ, माओस ने सिर्फ शकों को भारत में लीड नहीं किया, उसने इंडो ग्रीक पावर को हराकर खुद को राजा घोषित किया। उसका एम्पायर गांधारा, आज का पाकिस्तान, टैक्सिला और मथुरा तक फैला हुआ था। मतलब उस वक्त वो पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया का सबसे पावरफुल शासक था। लेकिन माओस को सिर्फ लड़ाइयों से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उसकी पहचान एक स्ट्रेटेजिक विजनरी की थी। उसके सिक्कों को देखिए, ग्रीक और इंडियन सिंबलिज्म का एकदम परफेक्ट फ्यूजन मिलता है। एक तरफ ग्रीक स्क्रिप्ट्स में उसका नाम होता था और दूसरी तरफ इंडियन देवताओं की मूर्तियां। इसका मतलब माओइस्ट जानता था कि उसे रूल सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि लोकल पॉपुलेशन के दिलों से करना है। उसने खुद को सिर्फ राजा नहीं, बल्कि महाशासक, ग्रेट किंग कहलवाया। और यही वो मोमेंट था जब शकास एक फुली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पावर बन गए। अब तक जो लोग नोमैडिक थे, अब वो लॉ बना रहे थे, शहर बसवा रहे थे और कॉइन्स पर अपना नाम खुदवा रहे थे। माओस ने ना सिर्फ इंडो ग्रीक रूल को कमजोर किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि शकास सिर्फ आउटसाइडर्स नहीं, बल्कि अब इंडिया के स्टेक होल्डर्स बन चुके हैं। माओस ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक शक सत्ता की नींव रख दी थी। लेकिन एम्पायर बस एक राजा से नहीं बनता, उसे फैलाने के लिए चाहिए एक पूरा विजन। और यही विजन लेकर शकास धीरे धीरे बढ़े, सिंध की तरफ, फिर पंजाब और फिर गुजरात तक। लेकिन ये एक्सपेंशन किसी ब्लिट्जक्रीग की तरह तेज नहीं था,
ये था एक स्लो एंड स्ट्रेटेजिक इन्फिल्ट्रेशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नदी चुपचाप अपनी दिशा बदलती है और पूरी घाटी पर छा जाती है। शकस ने लोकल रूलर्स को मिलिट्री से हराने के साथ साथ पॉलिटिकल अलायंसेस भी बनाई। उन्होंने सत्ता हथियाई लेकिन लोगों की संस्कृति को अपनाया। सिंध और पंजाब ने उन्होंने पुराने इंडो ग्रीक सिस्टम्स को हटाया नहीं, बल्कि उसे अपने रूल में अब्जॉर्ब किया। उनके कॉइन्स पर ग्रीक स्क्रिप्ट्स और इंडियन मोटिव्स दोनों मौजूद थे। मतलब वो अपने आप को लोकल कल्चर से अलग नहीं दिखाना चाहते थे, और यही उनकी ताकत थी। वो सिर्फ बाहर से आए रूलर नहीं रहे, वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर से एक इंडियन पावर बनते गए। अब बारी थी गुजरात की, जो उस समय न सिर्फ इकोनॉमिकली रिच था बल्कि स्ट्रेटेजिकली भी एक गेटवे जैसा था, कोस्टल ट्रेड के लिए परफेक्ट। शकास ने गुजरात में वेस्टर्न क्षात्राप्स की शुरुआत की, एक ऐसी रीजनल पावर जिसने शक साम्राज्य को अगले 300 सालों तक जिंदा रखा। मतलब ये एक्सपेंशन एक टेम्परेरी रेड नहीं था, ये एक प्लान्ड माइग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन था। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उनकी आइडेंटिटी भी इवॉल्व होती गई, नोमैड्स से रूलर्स और फिर इंडियनाइज्ड डायनेस्टीज। अब तक शकस पंजाब से लेकर गुजरात तक अपनी पकड़ बना चुके थे, लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां सिर्फ जमीन के लिए नहीं होती, सम्मान और पहचान के लिए होती हैं। और इंडो साइथियन रूल की कहानी ठीक वैसी ही है। देखिए, इंडो साइथियंस शब्द में ही दो आइडेंटिटीज छुपी हुई हैं। एक तरफ इंडो यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट और दूसरी तरफ सीथियन यानी सेंट्रल एशियन स्टेप की रूट्स। तो असल में इंडो साइथियन पावर भारत में बसे शाका रूलर्स का एक साम्राज्य था, जिन्होंने अपने सेंट्रल एशियन पास्ट को इंडियन टेरेन में मिला दिया। अब ये सिर्फ कॉन्क्वेस्ट नहीं था, ये था एक कल्चरल एंड पॉलिटिकल फ्यूजन। और इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आता है रुद्रदामन आई का। हाँ, वही जिसने संस्कृत में लिखा गया पहला रॉयल इंस्क्रिप्शन बनवाया था, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। अब सोचिए, एक आउटसाइडर ट्राइब जो कभी घोड़ों पर घूमती थी, अब भारत की सबसे एंशिएंट क्लासिकल लैंग्वेज में खुद की महानता लिख पा रही थी। रुद्रदामन न सिर्फ शकों का सबसे इन्फ्लुएंशियल किंग था, बल्कि वो इंडो सिथियन रूल का सबसे पॉलिश्ड वर्जन भी था। वॉरियर भी, स्कॉलर भी और एडमिनिस्ट्रेटर भी। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया, डैम रिपेयर्स, इरिगेशन कैनाल्स और ट्रेड रूट्स को रिस्टोर किया। मतलब इंडो सिथियंस अब सिर्फ राज नहीं कर रहे थे, वो एक नया समाज खड़ा कर रहे थे, जहां शका आइडेंटिटी और इंडियन कल्चर का मेल हो रहा था। और यही वजह है कि उनकी पहचान इन्वेडर्स से हटकर अब कंट्रीब्यूटर्स की तरह बनने लगी। उनका कैलेंडर सिस्टम, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस आज भी इंडियन आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स का एक अहम हिस्सा है। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडो सिथियन रूलर्स ने कभी फॉरेन किंग्स बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने खुद को भारत का हिस्सा माना, अपने टाइटल्स, भाषा और प्रतीकों तक को लोकल फ्लेवर दिया। ये राइज सिर्फ एक डायनेस्टी का नहीं था, ये एक पूरी नोमैडिक कल्चर का मेटामॉर्फोसिस था, जो लड़ाई से शुरू हुआ था लेकिन एक सभ्यता में बदल गया। तो अब तक हमने देखा कि कैसे शाका सेंट्रल एशिया से निकले, सिंध, पंजाब और गुजरात तक फैले और फिर इंडो सिथियन रूलर्स बनकर एक पूरी लेगेसी छोड़ गए। लेकिन असली सवाल ये है, क्या उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है या फिर आज भी हम उनके निशानों को अपने खून और पहचान में ढो रहे हैं? नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, क्या आज के जाट, राजपूत और मराठा शकास की खोई हुई संतानें हैं? अगर ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो एक लाइक ठोक दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी हिडन हिस्ट्री की सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और हाँ, कमेंट करके बताना मत भूलना, क्या शकस को हम इन्वेडर्स कहें या फॉरगॉटन फाउंडर्स?